खूबसूरत चेहरा भी एक दिन बूढ़ा हो जाता है, ताकतवर जिस्म भी एक दिन ढल जाता है, ओहदे और पद भी समाप्त हो जाते हैं, लेकिन एक अच्छा इंसान हमेशा अच्छा इंसान ही रहता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि हमेशा एक अच्छा इंसान बने रहें। वेलकम टू माय चैनल एसके राउत क्लासेस। मैं हूं संजय। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं नरेशन। यदि आपको अभी तक नरेशन समझ में नहीं आया है, आप नरेशन समझ नहीं पा रहे हैं, बार बार पढ़े हैं, भूल जा रहे हैं कि यदि डायरेक्ट स्पीच में असर्टिव सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो उसको हम लोग कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दिया हुआ रहेगा तो उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ रहेगा उसको कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ये सभी चीज के बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग नरेशन के वीडियो में पढ़ने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले हम आप लोगों को ये बता दे रहे हैं, किसी भी टॉपिक के बारे में, चाहे वो आप इंग्लिश के क्लास कर रहे हो, मैथमेटिक्स के क्लास कर रहे हैं, फिजिक्स के क्लास कर रहे हो, केमिस्ट्री के क्लास कर रहे हो, किसी भी सब्जेक्ट का आप यदि क्लास कर रहे हो और उस सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक के बारे में आप पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में डिटेल में जानना बहुत ही ज़रूरी है कि आखिर वो टॉपिक है क्या होता है उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नरेशन आखिर है क्या। आपने तो डायरेक्ट पढ़ लिया कि नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। लेकिन नरेशन क्या है, डायरेक्ट स्पीच क्या है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या है, इन सभी चीज के बारे में सबसे पहले हम लोग आज के वीडियो में पढ़ेंगे। ये एक प्रकार का इंट्रोडक्शन क्लास है नरेशन का। मैं इस वीडियो में आप लोगों को असर्टिव सेंटेंस के बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग नरेशन का असर्टिव सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे इसको बदला जाता है, सब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। यदि आप नरेशन को अपने मुट्ठी में करना चाहते हैं, पूरा कमांड करना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस नहीं कीजिएगा। राइट, सो बने रहिए अंत तक और नरेशन को अपने मुट्ठी में कर लीजिए। राइट, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो नरेशन का हिंदी मीनिंग होता है कथन। क्या होता है? कथन। डिफिनीशन, परिभाषा। नरेशन का परिभाषा हम लोग जान लेते हैं कि नरेशन कहते किसे हैं? टू एक्सप्रेस आइडियाज आइदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली। मैं एकदम आसानी से, एकदम बिगिनिंग से बहुत ही आराम से पढ़ाऊंगा कि डायरेक्ट वो आपके दिमाग में एकदम सेट कर जाएगा। ऐसे मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, एकदम स्टेप बाय स्टेप। प्रत्येक टॉपिक का, नरेशन से रिलेटेड प्रत्येक टॉपिक, चाहे चेंज ऑफ पर्सन हो, चाहे चेंज ऑफ टेंस हो, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सबका मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो जो है अपलोड करने वाला हूं। राइट, इसीलिए इसको पूरा देखिएगा। राइट, तो to express ideas either direct and indirectly before anyone is called narration। देखिए, बहुत ही आसान परिभाषा है, बहुत बिल्कुल ही आसान परिभाषा। क्या कह रहा है? टू एक्सप्रेस आइडियाज आइदर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली बिफोर एनीवन इज कॉल्ड नरेशन। किसी के सामने अपनी बातों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ढंग से उपस्थित करने की स्थिति को ही नरेशन कहते हैं। क्या? किसी के सामने अपनी बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करने की ही स्थिति को नरेशन कहते हैं। मतलब हम किसी के सामने अपने बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, होता है ना, कभी कभी आप कोई बात डायरेक्ट बोल देते हैं और कभी कभी कोई बात आप इनडायरेक्टली बोल देते हैं। कोई आपसे, आप किसी को कुछ बोल रहे हैं, बोलते हैं ना डायरेक्ट कहो, घुमा फिरा के मत कहो, वही बात। तो डायरेक्ट कहना और इनडायरेक्ट कहना, बस। तो आप समझ गए होंगे कि नरेशन क्या है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे से किसी को अपने बात को कहना। राइट, चलिए, तो अब तो नरेशन जान गया, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं इसका डिफिनीशन। अब देखिए नरेशन होते कितने प्रकार के हैं। नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ऐसे मैं बताऊंगा आपको, इस तरह से बताऊंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद किसी को पढ़ा भी सकते हैं। आपको जानकर ये आश्चर्य होगी कि आप ये वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, है ना, मेरा वीडियो जो है आप पूरा यदि देख लीजिएगा तो आप किसी को पढ़ा भी सकते हैं, खुद पढ़ के पढ़ा भी सकते हैं। राइट,
तो नरेशन दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। मतलब यदि आप किसी को अपने बातों को डायरेक्ट कहते हैं तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। और दूसरा है इनडायरेक्ट स्पीच, मीन्स अप्रत्यक्ष कथन। किसी को आप अपनी बात को या किसी दूसरे के बात को घुमा फिरा के कहते हैं, मीन्स घुमा फिरा के कहने का मतलब इनडायरेक्ट तरीके से, अप्रत्यक्ष कथन, इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच का भी हम लोग डिफिनीशन जान लेते हैं। मैं पहले ही बोल दिया हूं कि एकदम स्टार्टिंग से कोई भी टॉपिक कहीं भी नहीं मिस होने वाला है। ऐसे मैं बताऊंगा कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएगा, राइट। चलिए, तो इसका फिर डिफिनीशन जान लेते हैं, डायरेक्ट स्पीच का डिफिनीशन। बहुत बार यदि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा तो ये सब का डिफिनीशन भी आपको पता नहीं होगा, राइट। डायरेक्ट स्पीच, व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर एज यूजुअल द स्पीकर इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। मीन्स जब हम अपनी बात को या किसी दूसरे के बात को, यदि कोई व्यक्ति बोला है और उसके बात को जैसे वो बोला है वैसे ही हम एक्सप्रेस करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के सामने। मान लीजिए कोई दूसरा व्यक्ति मुझे कोई बात बोला और जैसे वो बोला वैसे ही बात हम फिर दूसरे व्यक्ति को बोल दिए, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट स्पीच। व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर, जब हम वक्ता के कथन को जैसे वक्ता बोला है उसी प्रकार से हम एक्सप्रेस करेंगे तो वो हमारा होगा डायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, राइट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए इसका नोट में क्या है, द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन डायरेक्ट स्पीच इज विद इन इन्वर्टेड कॉमास। अब देखिए एक बहुत ही आसान यहां पर दे दिया है कि हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में से यदि सेंटेंस को पहचानना होगा तो कैसे पहचानेंगे। क्या होगा कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो इन्वर्टेड कॉमा, मतलब उसमें जो स्टेटमेंट होगा स्पीकर का वो डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के भीतर होगा, राइट। मतलब फिर से समझ लीजिए, यदि कोई स्पीकर कोई बात कहता है तो वो बात हो गया क्या, स्टेटमेंट। तो स्पीकर का स्टेटमेंट जो होगा वो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर होगा। मींस जिस सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ रहेगा स्पीकर का स्टेटमेंट इन्वर्टेड कॉमास के भीतर होगा तो वो हमारा हो जाएगा क्या, डायरेक्ट स्पीच। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो किस प्रकार से होता है, राइट। चलिए, तो सेंटेंस है एग्जाम्पल में, ही सेड आई एम इल। देखिए ये सेंटेंस है, इसमें ही हो गया क्या, ऑरेटर मीन्स वक्ता। ही सेड, उसने कहा आई एम इल, उसने क्या कहा, मैं बीमार हूं। तो इसका जो स्टेटमेंट है, ही का स्टेटमेंट, वो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है। देखिए ये इन्वर्टेड कॉमास हो गया, इसके भीतर जो सेंटेंस हो गया वो इसका क्या हो गया, स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मीन्स क्या, कथन। ये जो बात बोला मैं बीमार हूं, आई एम इल, ये स्टेटमेंट हो गया और ये इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है, तो ये कौन सा स्पीच हो गया, डायरेक्ट स्पीच, राइट। एनी प्रॉब्लम। चलिए, तो आप समझ गए कि डायरेक्ट स्पीच का जो सेंटेंस होगा उसमें वक्ता के कथन को इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रखा जाता है, राइट। चलिए डायरेक्ट स्पीच हम लोग समझ गए। अब देखते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। इसका डिफिनीशन, व्हेन वी एक्सप्रेस द स्टेटमेंट ऑफ द स्पीकर इन ओन वर्ड्स इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच। जब हम वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, मीन्स वक्ता के शब्दों में न व्यक्त करके अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो उसे कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। फिर से समझ लीजिए, जब हम वक्ता के कथन को अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे, मीन्स वक्ता के शब्दों में नहीं अपने शब्दों में व्यक्त करेंगे तो उसे कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। और हाँ, डायरेक्ट स्पीच में मैंने नोट बताया था, इनडायरेक्ट स्पीच में भी नोट है क्या कि, तो उस नोट को मैंने यहां नहीं लिखा, आप समझ लीजिएगा कि इनडायरेक्ट स्पीच में वक्ता के कथन को, मीन्स द स्टेटमेंट ऑफ द ऑरेटर विल नॉट बी केप्ट विद इन इन्वर्टेड कॉमास। मीन्स वक्ता का कथन जो होगा
इनडायरेक्ट स्पीच में वो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर नहीं होगा, राइट। तो अब यदि आपको दो सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें से बोला जाए कि आप पहचानिए कि कौन डायरेक्ट स्पीच है और कौन इनडायरेक्ट स्पीच, तो आप इजीली पहचान सकते हैं, आई गारंटी इट, राइट। तो देखिए एग्जाम्पल, ही सेड दैट आई वॉज इल, इसमें इन्वर्टेड कॉमास नहीं है तो सिंपल ये हो गया क्या, इनडायरेक्ट स्पीच। तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कौन डायरेक्ट स्पीच है और कौन इनडायरेक्ट स्पीच, राइट। चलिए, तो डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच हम लोग समझ लिए। अब देखिए इसमें कुछ पहचान होता है, उस पहचान को जानना जो है बहुत ही जरूरी है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ नरेशन, नरेशन की पहचान। तो क्या पहचान है, हम एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लेते हैं, उसमें पहचान देखते हैं। देखिए, तो ये हो गया ऑरेटर मीन्स स्पीकर और ये हो गया वर्ब। तो ध्यान से सुनिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में जो वर्ब होगा, उस वर्ब को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। फिर से सुनिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस को कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो बाहर ये सेंटेंस हो गया, इसमें जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसको कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, राइट। चलिए फिर देखिएगा, इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, राइट। इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच, और इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा उसमें जो वर्ब होगा उसे कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। मींस इसमें जो वर्ब होगा उसको कहेंगे वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और ये पूरा सेंटेंस को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। इसमें जो वर्ब है वो वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच, और ये पूरा सेंटेंस को कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। ये हो गया इसका आइडेंटिफिकेशन, राइट। चलिए अब तो हम इसका इंट्रोडक्शन जान गए, क्या होता है नरेशन, नरेशन कितने प्रकार के होते हैं ये सब जान गए। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के रूल के बारे में जानते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूल्स टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। मीन्स डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो रूल्स हैं, मीन्स दो नियम है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के दो प्रकार के रूल हैं, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स, याद रखिएगा। अब देखेंगे हम लोग जनरल रूल्स। तो पहले हम लोग को जनरल रूल्स पढ़ना है, तो जनरल रूल्स के बारे में जान लेते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल्स। अब ये जो जनरल रूल्स है वो 3 प्रकार के होते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के 2 प्रकार, जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। तो पहले हम लोगों को पढ़ना है क्या, जनरल रूल्स। तो जनरल रूल्स होते हैं 3 प्रकार के। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जनरल रूल्स। जनरल रूल्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। तो हम लोगों को पढ़ना है चेंज ऑफ पर्सन। तो चेंज ऑफ पर्सन हम लोग देखते हैं। चेंज ऑफ पर्सन, तो पहला हम लोग को देखना है कौन सा, चेंज ऑफ पर्सन। तो देखिए इसका कुछ रूल्स होता है। चेंज ऑफ पर्सन 3 रूल है जनरल रूल्स का, है ना। तो चेंज ऑफ पर्सन पहले हम लोग देखेंगे, तो कुछ रूल्स है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो क्या कह रहा है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने पर इन्वर्टेड कॉमास के भीतर पर्सन्स, पर्सन्स कितने होते हैं, 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब बहुत सारे लोग ये पूछेंगे कि पर्सन क्या होता है, तो मैं वो भी बताऊंगा कि पर्सन कौन सा होता है, राइट। वेट, चिंता नहीं करना है, राइट। यू डोंट हैव टू बी वरीड बिकॉज in this video I will clear your all problems related to narration, right। केवल आप लोगों को वीडियो पूरा देखना है। तो पर्सन्स होते हैं 3, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो ये पर्सन मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को। तो जब डायरेक्ट स्पीच, मैंने बताया था डायरेक्ट स्पीच के एग्जाम्पल में
कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता का कथन जो होता है वो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर होता है। तो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो पर्सन होंगे वो तीनों पर्सन को हम लोग इस रूल के अनुसार बदलेंगे। रूल क्या है? 1 से होता है फर्स्ट, 2 से सेकेंड, 3 से थर्ड। तो फर्स्ट पर्सन को बदलेंगे सब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने बताया था, इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में एक वर्ब होता है। आगे जब एग्जाम्पल बताएंगे उसमें पूरा बताएंगे, राइट। तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, मतलब कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसा रहेगा वैसे ही लिख देंगे। तो आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर फर्स्ट पर्सन कौन है, सेकेंड पर्सन कौन है और थर्ड पर्सन कौन है। मैं आपको वीडियो के बिगिनिंग में ही बता दिया था कि आपको बिल्कुल जो है चिंता नहीं करना है ना, बिल्कुल भी वरीड नहीं होना है। एकदम जो है आप लोगों को जो नरेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, राइट। सो देखिए, तो पहला रूल जान गए कि जो इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस होगा उसमें जो पर्सन्स होंगे उसको रिपोर्टिंग वर्ब के फर्स्ट पर्सन रहेगा तो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, सेकेंड पर्सन रहेगा तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन रहेगा तो नो चेंज, कोई चेंज नहीं करेंगे, जैसे रहेगा वैसे ही लिख देंगे, राइट। चलिए दूसरा रूल क्या कह रहा है? जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर, रिपोर्टिंग वर्ब वही इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब होगा वो वर्ब यदि प्रेजेंट या फ्यूचर में रहता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। मतलब जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में रहेगा तो इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मींस इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलेंगे तो जिस टेंस में रहेगा उसी टेंस में हम बनाएंगे, राइट। आगे वीडियो में क्लियर होगा आपका, राइट। सो कीप वॉचिंग। तीसरा रूल है, जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहे तब इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट लिखेंगे। मीन्स जब इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहे, अब हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। ये जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो उसका अलग होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसका अलग होता है, WH सेंटेंस रहेगा तो फिर उसका अलग होगा। तो पहले हम लोग असर्टिव सेंटेंस का देखेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप सबका देखेंगे, टोटल क्लियर करेंगे हम लोग, राइट। तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? असर्टिव सेंटेंस मीन्स होता है स्वीकारात्मक तथा नकारात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव तथा निगेटिव, राइट। और जो सेंटेंस सब्जेक्ट से शुरू होता है, जैसे आई एम इल, आई एम नॉट इल, यू वेंट टू पटना, यू डिड नॉट गो टू पटना, तो ये दोनों हो गए असर्टिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव और एक निगेटिव। मीन्स सब्जेक्ट से जो सेंटेंस शुरू होगा वो होगा हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो अभी हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जो बदलेंगे उसमें इन्वर्टेड कॉमास के भीतर जो सेंटेंस वो होगा वो हमारा होगा असर्टिव सेंटेंस, राइट। तो असर्टिव सेंटेंस रहेगा तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या देंगे? दैट। नेक्स्ट रूल है, जब रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब वही इन्वर्टेड कॉमास के बाहर जो वर्ब होगा वो जब से रहेगा तो से लिखेंगे, इसको भी याद कर लेना है। सेज, से टू रहेगा तो टेल लिखेंगे, सेज रहेगा तो सेज लिखेंगे, सेज टू रहेगा तो टेल्स लिखेंगे, टेल रहेगा तो टेल लिखेंगे, टेल्स रहेगा तो टेल्स लिखेंगे, टोल्ड रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे, सेड रहेगा तो सेड लिखेंगे, और सेड टू रहेगा तो टोल्ड लिखेंगे। इसको याद कर लीजिएगा कि कब रिपोर्टिंग वर्ब कौन सा रहेगा तो क्या लिखेंगे, राइट। ये याद करना जरूरी है, राइट। चलिए अब हम लोग बनाने का रूल देखते हैं कि आखिर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदला कैसे जाता है। ये सब तो एक तरह से इंट्रोडक्शन हो गया, उसका परिचय हो गया, ये भी रूल ही है, लेकिन अब एग्जाम्पल लेकर हम लोग उसको चेंज करने का सीखेंगे, राइट। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, उस एग्जाम्पल से समझेंगे। तो एग्जाम्पल से पहले हम लोग देखेंगे ये चार्ट। ये चार्ट जो है याद रखना बहुत ही जरूरी है डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए, राइट। तो देखिए ये चार्ट में दिया हुआ है पर्सन, तो मैंने बताया था कि पर्सन कौन कौन है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए पर्सन होते हैं तीन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हो गया आई वी, इसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ये सब हो गया नॉमिनेटिव केस, ये सब
ये दोनों हो गया पोसेसिव केस। पोसेसिव केस दो प्रकार के होते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन। अब देखिए माई, आवर, योर, हीज, हर, इट्स, देयर, ये सब हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव। माइन, आवर्स, योर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ये हो गया पोसेसिव प्रोनाउन। और ऑब्जेक्टिव केस मी, अस, यू, हिम, हर, इट, देम, ये हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इसको याद रखना है। तो ये सारा हो गया फर्स्ट पर्सन, ये सारा हो गया सेकेंड पर्सन, और ये सारा हो गया थर्ड पर्सन। तो जान गए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन कौन कौन है। आई, वी, माई, आई का हो गया माई, माइन, मी, वी, आवर, आवर्स, अस, ये हो गया फर्स्ट पर्सन। यू, योर, योर्स, फिर यू ऑब्जेक्टिव केस भी यू है, ये हो गया सेकेंड पर्सन। और ही, सी, इट, दे, इसका ये सब हो गया थर्ड पर्सन। राइट, इसको याद कर लीजिएगा। इसी पर सारा नरेशन जो है वो डिपेंड है। तो ये रूल जो है, ये चार्ट जो है आपको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना है। राइट, चलिए अब एग्जाम्पल लेते हैं। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना है, तो डायरेक्ट स्पीच का एक एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इन्वर्टेड कॉमास के भीतर है, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ये हो गया हमारा क्या, सब्जेक्ट, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होगा। राइट, ये हो गया सब्जेक्ट। अब हम लोग इसको बदलेंगे। राइट, तो देखिए इसको ऐसे ही लिखना है, ही सेज। मैंने बताया था यदि सेज रहेगा तो क्या लिखेंगे, सेज लिखेंगे। बताए थे कि से रहेगा तो से, सेज रहेगा तो सेज, टेल रहेगा तो टेल, इसका बताए थे, देख लीजिएगा। सेज रहेगा तो सेज लिखेंगे। अब जब असर्टिव सेंटेंस रहेगा, असर्टिव सेंटेंस मीन्स सेंटेंस जो है वो सब्जेक्ट से शुरू होगा, तो इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट। हो गया। अब देखिए दैट लिख दिए। अब बदलेंगे इसको, आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो हम एक रूल लिखाए थे कि इसमें 1 2 3 SON, ये रूल लिखाए थे, है ना। तो इसमें बताए थे फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। तो फर्स्ट पर्सन हमारा हो गया आई, तो फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही, तो यहां पर लिख देंगे ही। इसके टेंस में कोई चेंजिंग नहीं होगा, जिस टेंस में रहेगा उसी में। तो इज आर एम का प्रयोग है, तो यहां भी इज आर एम का ही प्रयोग होगा। आई के साथ एम लगा तो ही के साथ क्या लगेगा, इज। अब तो आप लोग खुद ही बना लीजिएगा, जितना सिंपल वे से समझाया गया आप खुद ही बना लीजिएगा। तो ही इज हो गया। अब रीडिंग लिखेंगे, जितना पर्सन होगा उसको चेंज करते जाएंगे। अब देखिए ये भी पर्सन है, कौन सा पर्सन है, माई, फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन फिर किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई कहां है, हम इसमें देख लेंगे। माई है पोसेसिव एडजेक्टिव, तो माई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, हिज। फिर से देखिए माई को बदलेंगे ही के अनुसार, तो यहां वाला पर्सन जिस घर में रहेगा, कहने का मतलब यदि पोसेसिव एडजेक्टिव रहेगा तो पोसेसिव एडजेक्टिव में, पोसेसिव प्रोनाउन रहेगा तो पोसेसिव प्रोनाउन में। राइट, तो ये है पोसेसिव एडजेक्टिव, देख लीजिए। तो हम ही को पोसेसिव एडजेक्टिव में चेंज करेंगे, तो ही का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो गया, हिज। तो यहां लिख देंगे हिज। राइट, अब क्या लिखेंगे, बुक। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा है। तो सेंटेंस बड़ा देख के डरना बिल्कुल नहीं है, सेंटेंस बड़ा है तो इसको पार्ट बाय पार्ट तोड़ देंगे, है ना। चलिए इसको बनाते हैं। सी सेज टू रहेगा तो क्या लिखेंगे, टेल्स हिम। अब देखिए इसमें जो है हमारा ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इन्वर्टेड कॉमा के बदले क्या देंगे, दैट। राइट, चलिए आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा सी है, तो यहां पर सी लिख देंगे। राइट, चलिए मान लीजिए यहां पर कोई नाम रहता, लड़का का राम, तो यहां पर लिखेंगे ही, प्रोनाउन ही लिखना है, ही लिखेंगे। लड़की यदि कोई रहती, सीता, गीता, कोई भी, तो यहां पर सी लिखते। यदि एक से अधिक लड़का या लड़की यदि रहता तो यहां पर दे लिखेंगे, प्रोनाउन का यूज करेंगे। राइट, एकदम ध्यान से सुनिएगा। चलिए आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार तो सी लिख दिए, आई के साथ एम तो सी के साथ इज। राइट, अब देखिए योर कौन सा पर्सन, यहां देख लेंगे योर सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम।
तो हिम कहाँ है, यहाँ पर। तो योर को बदलेंगे किसके अनुसार, हिम के अनुसार। तो योर है हमारा पोसेसिव एडजेक्टिव में और हिम है ऑब्जेक्टिव केस में। तो पोसेसिव एडजेक्टिव में हिम को लाएंगे, तो पोसेसिव एडजेक्टिव में क्या है, हिज। हम क्या बोले थे, यहां वाला जिस घर में रहेगा, मतलब एक वर्ड से डिनोट कर रहे हैं घर, राइट। तो ये पोसेसिव एडजेक्टिव में है योर, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार तो योर को बदलेंगे हम लोग हिम के अनुसार। तो योर पोसेसिव एडजेक्टिव में है तो हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव देखेंगे, तो हिम का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हिज, राइट। तो लिख देंगे हिज, हो गया। सी इज हिज अब सर्वेंट, सर्वेंट लिख दिया। एंड अब देखिए यू, तो यू है सब्जेक्ट, मतलब ये नॉमिनेटिव केस है, वर्ब से पहले है तो नॉमिनेटिव केस, मींस ये वाला यू है, ये वाला यू है। तो अब देखिए यू सेकेंड पर्सन, यू दो है इसमें दिया हुआ है, एक ये और एक ये। तो ध्यान रखना है वर्ब से पहले रहेगा तो ये वाला यू होगा, और यदि वर्ब के बाद में रहेगा लास्ट में ऑब्जेक्ट के रूप में तो ये वाला यू होगा। तो ये सब्जेक्ट है, मींस नॉमिनेटिव केस। तो यू को बदलें किसके अनुसार, जानते हैं हम लोग, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, हिम। तो हिम का नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा, हिम का नॉमिनेटिव केस हो जाएगा ही। यू ये नॉमिनेटिव केस में है तो यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट है हमारा हिम, हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होगा, यू, क्योंकि यू जो है ये नॉमिनेटिव केस में है। तो यहां पर लिखेंगे ही, हो गया। यू के साथ आर तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, राइट। अब देखिए माई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन है ना, देखिए यहां पर दिया हुआ है। सिर्फ इस चार्ट को आपको ध्यान में रखना, माई फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। तो माई यहां पर पोसेसिव एडजेक्टिव में है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट हमारा क्या है, सी। तो सी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, हर। तो यहां लिख देंगे हर, राइट। चलिए अब लास्ट में क्या है, मास्टर, तो लिख देंगे मास्टर। चलिए कोई प्रॉब्लम, अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, जहां तक मैं समझता हूं कि आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। तो ये था चेंज ऑफ पर्सन का असर्टिव सेंटेंस, यदि इन्वर्टेड कॉमास के भीतर रहेगा तो उसको हम लोग कैसे बदलेंगे, राइट। चलिए हम आप लोगों को एक टास्क दे देते हैं, उस टास्क को क्या करना है, डायरेक्ट स्पीच दिया हुआ रहेगा, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में बदलकर मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। मैं चेक करूंगा और आपको रिप्लाई भी करूंगा। क्वेश्चन जो दिया जाएगा, टास्क जो दिया जाएगा, उसको आप लोग जरूर बनाइएगा, राइट। और यदि आपके घर में यदि बुक है, बुक तो होगा ही डेफिनेटली, ऑक्सफोर्ड का बुक हो, केपी ठाकुर का बुक हो, हाउ टू ग्रामर हो, कोई भी बुक हो, उससे आप लोग घर पे प्रैक्टिस कीजिए। और यदि कोई सेंटेंस नहीं बनता है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको चेक करके रिप्लाई करूंगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, वी विल से टू हिम वी आर योर फ्रेंड्स एंड सो यू शुड हेल्प अस। ये क्वेश्चन है डायरेक्ट स्पीच में, इसको क्या करना है, आपको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, राइट। मुझे आपके आंसर का इंतजार रहेगा, आप कमेंट कीजिएगा जरूर, राइट। आपसे ही बोल रहा हूं, कमेंट जरूर कीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू इम्प्रूव योर नरेशन, राइट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नरेशन का एक और पार्ट लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।